नाजरीन आदाब। लीजिए दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आप ही के चहीते और कानूनी मशवरों से लबरेज ये प्रोग्राम लीगल पॉइंट्स लाइव में मैं एतमाद आप तमाम का फिर एक बार इस एतमाद के साथ खैर मकदम करता हूं कि हमेशा की तरह आज भी आपको अपने हुकूक से वाकिफ करवाने की कोशिश करूंगा। लीगल पॉइंट्स लाइव एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हर हफ्ते में कानून पर या उससे जुड़े किसी उन्वान पर गुफ्तगू करते हैं, जिसका मकसद ये है कि आपको अपने हुकूक से वाकिफ करवाया जाए। क्योंकि हिंदुस्तान में अमूमन जो कवानीन बनाए जाते हैं वो अंग्रेजी में बनाए जाते हैं। शायद यही वजह है जो लोग रीजनल लैंग्वेजेस में तालीम हासिल करते हैं वो इन कवानीन को बेहतर अंदाज में समझ नहीं पाते। तो दूसरी तरफ जो लोग अंग्रेजी से वाकिफ है वो भी जब इन कवानीन का मुताला करते हैं तो उनको भी इन कवानीन को समझने में दुश्वारी पेश आती है, क्योंकि अमूमन यूँ लगता है कि जो कवानीन में अल्फाज या उसके जो सेंटेंसेस इस्तेमाल किए गए हैं वो कॉम्प्लेक्स भरे होते हैं। और इन कवानीन को अगर बेहतर अंदाज में कोई समझ पाता है तो हमारी नज़र में वो होते हैं लीगल एक्सपर्ट्स, और इन्हीं लीगल एक्सपर्ट्स को हम इस प्रोग्राम में पेश करते हैं ताकि वो इन कवानीन को बेहतर अंदाज में समझते हुए इसका इंटरप्रिटेशन करते हुए आपको आसान ज़बान में इन कवानीन से वक़्फ़ियत हासिल करवाए ताकि आप अपने हुकूक को आसानी से हासिल कर सकें। इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मुंसिफ चैनल ये कोशिश करता है कि हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ वकला के साथ साथ काबिल कानूनदान को इस प्रोग्राम में पेश करें ताकि वो अपने इल्म जो कानून से जुड़ा है, अपने तजुर्बात जो कवानीन से जुड़े हैं, उसको आसान ज़बान में आप तक पहुँचाते हुए आपको इन कवानीन से वाकिफ करवाए। आइए जानते हैं आज का उन्वान। आज हम गुफ्तगू करेंगे पिछले जुमेरात के उन्वान पर ही, यानी पासपोर्ट एक्ट पर जो 1967 में बनाया गया था। इस उन्वान पर हमने पिछले हफ्ते भी गुफ्तगू की थी। मजीद जो सवाल छूट गए हैं इस पर आज हम डिस्कशन करेंगे, और इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में फिर से जहमत दी है दो लीगल एक्सपर्ट्स को जो पिछले हफ्ते भी हमारे साथ थे। आइए मैं इनका तारुफ देता चलूँ। सबसे पहले मेरे सीधी जानिब है MRB मणिकंदन एडवोकेट साहब, जो गुज़िश्ता तकरीबन एक दहे से हैदराबाद दक्कन के डिफरेंट कोर्ट्स में प्रैक्टिस करते हैं। MRB मणिकंदन एडवोकेट साहब का ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट पालघाट केरला से है, फिलहाल आप हैदराबाद में मुकीम हैं। आपके बाजू में है ख्वाजा ज़बीउल्लाह एडवोकेट साहब, आप भी तकरीबन एक दहे से हैदराबाद दक्कन के डिफरेंट कोर्ट्स में प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। तो आइए नाजरीन, आप और हम मिलकर हमारे इस प्रोग्राम लीगल पॉइंट्स लाइव में हमारे आज के दोनों लीगल एक्सपर्ट्स का हम खैर मकदम करें। आई वेलकम यू टू माई प्रोग्राम लीगल पॉइंट्स लाइव। श्योर वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन पासपोर्ट एक्ट 1967, बट बिफोर दैट हम चाहेंगे कि नाजरीन हमारे फ़ोन नंबरात उम्मीद करता हूँ टेलीविजन स्क्रीन पर भी नजर आ रहे होंगे, फिर भी मैं दोहराता चलूँ 04066660058, और एक दूसरा नंबर भी है 04066660059। सवालात जब भी मुझसे करें तो मुख्तसर से कीजिएगा। मज़ीद कोई चीज़ चाहिए जाननी होगी तो मैं खुद पूछ लूँगा। दूसरा, जब भी आप मुझसे टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हैं तो उस वक्त टेलीविजन की आवाज़ को मुकम्मल तौर पर बंद कर दीजिएगा या म्यूट कर दीजिएगा। तीसरा, सेलफोन पर जब आप मुझसे गुफ्तगू करते हो तो खुले में आकर कॉल कीजिएगा, ना ही कोई बंद कमरे में। उम्मीद के इन बातों पर आज भी आप हमारा भरपूर ताउन करेंगे। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। गुफ्तगू का आगाज जैसा कि मैंने शुरुआत में अर्ज किया है कि इस उन्वान पर हमने पिछले जुमेरात को भी डिस्कस किया था, यानी पासपोर्ट एक्ट पर। पासपोर्ट से रिलेटेड कोई भी आपके पास सवालात हो तो जरूर इस प्रोग्राम में शामिल होइएगा और लीगल एक्सपर्ट से ओपिनियन हासिल कीजिएगा। कोई भी आपको दुश्वारी हो पासपोर्ट हासिल करने में या और कोई चीज़ों में किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, किस चीज़ के लिए कोई चीज़ों से वक्फियत हासिल करना हो तो जरूर इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। गुफ्तगू का आगाज दो तीन बेसिक सवालात जो मैंने पिछले हफ्ते भी पूछे थे, आज उनको एक बार फिर पूछता चलूँ ताकि जो नाजरीन हमसे आज जुड़े हैं उनको इस उन्वान पर कुछ वक्फियत हासिल हो जाए। सबसे पहला सवाल MRB मणिकंदन एडवोकेट साहब से मैं करना चाहूँगा कि पासपोर्ट एक्ट या कानून को कब बनाया गया, इसके क्या मकासद थे, इस पर तफसीली रोशनी डालें। जी साहब। This act, which is called Passport Act, was enacted in 1967 in Parliament, and this act applicable to the citizens of India extends to all of India as well as the citizens of India living abroad. It has 27 sections, and those sections clearly enunciates the definition of passport,
and how to apply, the process of implementation and issuance, and the powers of the authorities who are issuing it, and the powers of the authorities who can reject it. And this passport is called travel document. The travel document, this passport is issued by the government of all countries to their citizens. Normally, this passport certifies the identity and nationality of a particular person of a particular country, that will enable him to travel abroad for taking up the international tour. And under this passport, there are 3 types of passports are being issued by the government of India. One is ordinary passport, which has the blue cover. This is normally being issued to the normal citizens, and this will have around 36 or 60 pages, and it is valid for 10 years. Subsequent to 10 years, it can be renewed also. And second type of passport is a diplomatic passport. This passport is issued to the designated servants of the national government, officials of the national government, judiciary, diplomats, and any other person designated by the government of the country. And this is this passport will have the grey cover, maroon cover. And the third type of passport is called official passport. This has a grey cover. This is normally issued to the non-gazetted government officials and any other designated officials of the government who are going abroad on the business of the government. जी, तो नाज़रीन, आप मुलाज़ा फरमा रहे थे कि पासपोर्ट एक्ट को क्यों बनाया गया, इसके मकासद हमने पिछले प्रोग्राम में भी अर्ज किए थे और अब भी मणिकंदन साहब ने आपको बखूबी उसको वाकिफ करवाया। किसी और कंट्री में आप जाना चाहते हो तो पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, ये तमाम लोग वाकिफ हैं। कुछ कंट्रीज ऐसे भी होते हैं जहां पर आपको पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कोई 2 मुल्कों में ट्रीटीज हुए हो तो बगैर आप किसी पासपोर्ट के भी जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर नेपाल करके हमारे बाजू में मुल्क है, तो वहां पर आप बगैर पासपोर्ट के भी ट्रैवल कर सकते हैं। इस किस्म का माहिदा इन दोनों मुल्कों में हुआ है। डिप्लोमेटिक और ऑर्डिनरी पासपोर्ट, इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जो पासपोर्ट इशू किए जाते हैं, इस पर भी मणिकंदन साहब ने बताया, इस पर भी हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था। मजीद मैं एक सवाल ख्वाजा ज़बीउल्ला एडवोकेट साहब से करना चाहूँगा, जो पिछले हफ्ते भी मैंने किया था, कि पासपोर्ट उमूमन इसके लिए जो अप्लाई किया जाता है, इसका प्रोसीजर क्या होना चाहिए, पहले क्या प्रोसीजर था, अब क्या चेंजेस लाए गए हैं और ये प्रोसीजर में चेंजेस क्यों लाए गए हैं, इन तमाम चीज़ों पर मैं ज़बीउल्ला साहब से दरख्वास्त करूँगा तफसीली रोशनी डालें। पहले जो पासपोर्ट अप्लाई होता था वो मैनुअल होता था। अभी जो पासपोर्ट अप्लाई करने का प्रोसीजर है वो ऑनलाइन पासपोर्ट अप्लाई करने का फिल करके फॉर्म भरना पड़ेगा अभी आजकल। और पहले जो है वो मीडिएटर्स, एजेंट्स हजरात ज़्यादा थे। अभी आजकल एजेंट्स और मीडिएटर्स वगैरह बहुत ही कमी हो गई है, जिसकी वजह ऑनलाइन दाखिल करने की वजह से और एजेंट्स हजरात का काफ़ी काम नहीं रहा इसमें। और आप जो पर्टिकुलर्स चाहें अपने हिसाब से सही पर्टिकुलर्स ऑनलाइन आप अपने घर में बैठ के आप भर कर फिल कर सकते हैं। और पहले जो मैनुअल था वहाँ पे जो एजेंट हजरात थे वो जो अपने हिसाब से भी कुछ भर के जो है फॉर्म फिलअप कर देते थे। अभी जो है आप अपने हिसाब से जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में अपने घर में जो डॉक्यूमेंट्स है उसी के हिसाब से फॉर्म ऑनलाइन आप फिल कर सकते हैं। जी, जैसा कि आपने फरमाया है कि एजेंट्स हजरात उस जमाने में कुछ अपनी तवज्जो से भी जो है उसमें फॉर्म्स में कुछ दाखिल कर देते थे, जिसकी वजह से उमूमन डेट ऑफ बर्थ का फर्क आया करता था और नामों के स्पेलिंग्स तब्दील कर दिए जाते थे। वो अब मामला नहीं रहेगा, वो अब नहीं है। अब तो ऑनलाइन घर में अपने पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे डॉक्यूमेंट्स में रख के पूरे पर्टिकुलर्स फिलअप करने के बाद में ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है प्रोसेस्ड होता है।
और वो प्रोसेस होने के बाद में वो फॉर्म को आप फीस भरना पड़ेगा, आप उसका फीस होती है, तो फीस जो बैंक के चालान बैंक में बनने का है, और बैंक में बनने के बाद में 2 दिन के बाद में आपको जो है उसकी हार्ड कॉपी ले जाकर पासपोर्ट केंद्र में आपको जमा करना पड़ता है। उसकी उसी बिना पे आपको पासपोर्ट हासिल करने के लिए अब आजकल क्या फीस मुकर्रर की गई है? सब जनरल जो पासपोर्ट होता है तत्काल को हटा के तो जनरल पासपोर्ट में 1000 रुपये है, तत्काल में जो है 1500 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं। ठीक है। जो बैंक का चालान आपने कहा इसकी अलग फीस होगी 1000 रुपये के अलावा? नहीं, वो बैंक चालान इटसेल्फ इज अ फीस फॉर द पासपोर्ट ओनली। ठीक है। अभी जो चालान के अदर जो बैंक कमीशन वगैरह लेता है ये थोड़ा सा ज्यादा उसमें हमको ऐड करना पड़ेगा। तो पासपोर्ट सेवा केंद्र के बारे में आपने बताया है, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था, फिर एक बार इस पर आप रोशनी डालें कि इससे क्या फवायद लोगों को हासिल हो रहे हैं? अभी आजकल जो सिस्टम है बहुत फेयर और क्लियर सिस्टम है, और एवरीथिंग इज क्लियरली एवरीथिंग इज देयर इज नो वे फॉर ओवरटेकिंग, चीटिंग, एवरीथिंग। आप इत्मीनान से अपना फॉर्म ले लेके पासपोर्ट ऑफिस में जा सकते हैं, पासपोर्ट केंद्र में। वहां पे 3 काउंटर है, 3 स्टेप्स में आपका एप्लीकेशन स्क्रूटनाइज होता है। फर्स्ट स्टेप में आपका एप्लीकेशन स्क्रूटनाइज होता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है जो आपके फॉर्म के हिसाब से वो देख के आपको एक टोकन देते हैं, और बेस्ड ऑन द टोकन सेकेंड आपको स्टेज पे जाना पड़ता है। और सेकेंड स्टेज पे वहां पे आपको जो टोकन से नंबरिंग आपको कॉल की जाती है। कॉल करने के बाद में वहां जाना, वहां जाके आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस द चालान फीस विच वी हैव पेड इन द बैंक, और अपनी हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन ले लेके वहाँ सेकेंड काउंटर पे जाएंगे, तो वो लोग आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे वेरीफाई करके आपके डॉक्यूमेंट स्कैन कर लेंगे। वो स्कैन करके आपके डॉक्यूमेंट वो सेव कर लेंगे, सेव करके फिर आपको थर्ड फाइनल काउंटर पे जाने के लिए आपका एप्लीकेशन आपको भिजा देंगे। हमने जो लोगों ने हाल ही में अप्लाई किया है, क्योंकि हमने तो बहुत पहले पासपोर्ट बना लिया था, अभी हमको रिन्यूअल की नौबत नहीं आई है, लेकिन जो लोग गए हैं तो ज़बीउल्लाह साहब वो कहते हैं कि ये जो 3 स्टेजेस में चेक किए जाते हैं इससे बहुत ही फायदा हो रहा है लोगों को, और इसमें कुछ भी अगर वहाँ पर गलत चीज डाली गई हो फॉर्म में तो वही का वही करेक्शन भी हो रहा है। हाँ, इस सेकेंड स्टेज पे जब स्कैनिंग होता है, सेकेंड स्टेज पे जब वेरिफिकेशन होता है, तो बहुत ही केयरफुली वो लोग डिटेल्स ले लेके पूरा वेरीफाई करके आपको थर्ड स्टेज काउंटर पे भेजेंगे वो लोग। जब थर्ड स्टेज काउंटर पे अगर वो लोग कुछ चेंजेस अगर गलत पाए जाते हैं तो वापस वो सेकेंड स्टेज काउंटर पे भिजा के उसको करेक्ट करा देंगे। करेक्ट करा के वापस फिर थर्ड काउंटर पे आने के लिए बोलते हैं, और अगर वो थर्ड काउंटर पे अगर क्लियर रहा तो वो लोग पास कर देते हैं। ठीक है, तो वहीं का वहीं अगर नाम में कोई गलती है तो करेक्शन कर दिया जाता है, और अगर डेट ऑफ बर्थ में भी कोई करेक्शन हो तो डॉक्यूमेंट के हिसाब से वो लोग करेक्शन कर दिया जाता है। तो ये प्रोसीजर आजकल फॉलो हो रहा है। लंबी कतारें हुआ करती थी पासपोर्ट का फॉर्म हासिल करने के लिए, लेकिन अब वो प्रॉब्लम नहीं रहा, ऑनलाइन आपको फॉर्म तो मिल ही जा रहा है। बहरहाल जब दाखिल करने जाते हैं तो तब थोड़ी देर के लिए आपको लाइन में खड़ना पड़ता है, फिर उसके बाद आप एक बार एंटर हो जाएं तो फिर वहाँ का बहुत अच्छा माहौल भी है, एसी भी फराहम किया जाता है, आपको कैंटीन्स वगैरह भी वहाँ पर है, तो आसानी से आप आजकल पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं। ज़बीउल्लाह साहब, जनरली कोई भी पासपोर्ट कितने अरसे में मिल रहा है आजकल? अभी आजकल तो सब बच्चों के पासपोर्ट 2-3 दिन में मिल जा रहा है, और बड़ों के जो पासपोर्ट हैं 75 ईयर्स तक की जो एज वालों को है थोड़ा पुलिस वेरिफिकेशन हो रहा है, बट उनको भी जो है जल्द से जल्द महीने के अंदर आ जा रहा है। और अबव 75 ईयर्स जो सीनियर सिटीजन है उनको विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन डायरेक्ट पासपोर्ट विद इन 1 वीक आ जा रहा है। जी, मेरा अगला सवाल मणिकंदन साहब से होगा। जैसा पुलिस वेरिफिकेशन की बात अभी ज़बीउल्लाह साहब ने की है, एक बार पुलिस वेरिफिकेशन क्या होता है एक बार मैं फिर से साहब से ये सवाल कर लूँ। पिछले हफ्ते भी हमने इस पर गुफ्तगू की थी, मुख्तसर सा ब्रीफली अगर मणिकंदन साहब इस पर रोशनी डाले तो अच्छा हो। Passport is a valuable document, very important document. So, police verification of the personal details of the person who has applied for the passport is very much required in order to ensure that the passport should not go into wrong hands. It should not be misused by any person who is having vested interest. So, that police verification is compulsory in passport issuance of passport. ठीक है,
لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ پولیس ویریفیکیشن جو کیا جاتا ہے آپ کے متعلق ہی پوچھا جاتا ہے. صحیح بات ہے، آپ کے متعلق تو پوچھا جائے گا ویدر آپ کا کوئی کرمنل ریکارڈ ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ آپ کا پاسپورٹ کسی غیر شخص کے ہاتھ میں نہ چلا جائے، ورنہ وہ اگر اس کا غلط استعمال کرے گا تو پھر آپ بھی اس میں پھنس سکتے ہیں. میرا اگلا سوال ذبیح اللہ صاحب سے یہ ہوگا، جیسا ذبیح اللہ صاحب نے طریقہ کار بتا دیا، فارم کس طریقے سے بھرا جاتا ہے، کس طریقے سے اپلائی کرنا ہے. یہ جنرل چیزوں پہ ہم نے گفتگو کی تھی. تتکال اسکیم کی بات کی تھی گفتگو کے دوران ذبیح اللہ صاحب نے. میں ان سے ہی درخواست کرتا ہوں کہ تتکال اسکیم کے لیے کن حالات میں اپلائی کیا جا سکتا ہے اور کیا کچھ ہے اس کے بارے میں آپ روشن ڈالیں. تتکال کے لیے جو پاسپورٹ اپلائی کیا جاتا ہے سر، جب کوئی چیز ضروری ہے آپ کے پاس، اگر ویزا آ گیا ہے آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے تو اس بنا پہ آپ تتکال میں پاسپورٹ اپلائی کر سکتے ہیں. اور وہ اپلائی کرنے کا طریقہ وہی ہے، آن لائن فل اپ کرنا ہے. اور آپ کو جو ہے تتکال میں جو فیس ہوتی ہے چالان بینک پہ جمع کرنے کا نہیں ہے، وہاں پہ پاسپورٹ سینٹر پہ آپ کو جمع کرنا ہوتا ہے ڈائریکٹ. ٹھیک ہے. تو یہ تتکال میں تھوڑی سی زیادہ فی آپ نے بتایا تھا بنسبت آرڈنری پاسپورٹ کے لیے لیا جاتا ہے. جی 3000 روپے تقریباً فیس ہے تتکال کی. جی. جب کبھی بچوں کے پاسپورٹ بنائے جاتے ہیں، میرا اگلا سوال منی کندن صاحب سے یہ ہوگا کہ جو پاسپورٹ بچوں کے بنائے جاتے ہیں ان کے لیے ماں باپ دونوں کے کنسنٹ لینا ضروری ہوتا ہے، لیکن اگر کسی ایک اسپاؤس کا کنسنٹ نہیں مل رہا ہو پیرنٹ کا تو ان حالات میں کیا پھر بھی پاسپورٹ بنایا جا سکتا ہے؟ منی صاحب سے میں درخواست کروں گا اس پر روشنی ڈالیں. Earlier, the endorsement of minors in the passports of the parents were sufficient, but the act has been amended and given the minors infant is also required separate passport. And in the case of minors, if the parents have valid passport, then automatically the passport will be issued to the minor also without police verification. Secondly, there is no endorsement of a spouse in a parent's passport and the passport is required for minor, then there is a separate affidavit has to be sworn by the guardian or the parent. So that ensures if anything happens wrong in the future, the passport authorities will not be held responsible and the person who has sworn the affidavit will be held responsible. ٹھیک ہے. میرا اگلا سوال ذبیح اللہ صاحب سے یہ ہوگا کہ پیرنٹس کو عموماً جو ہے کنسنٹ دینا پڑتا ہے کسی بھی بچے کے لیے پاسپورٹ جب بنایا جاتا ہے. آج کل ہندوستان میں اور بہت سارے کنٹریز میں لیو ان ریلیشن شپ کو بھی جائز قرار دیا جا رہا ہے. ان حالات میں اگر کوئی بچہ جنم لیتا ہے بغیر شادی کے تو ان حالات میں باپ کا نام اگر وہاں پر نہ ہو تو کیا صرف والدہ ہی اپنے بچے کا پاسپورٹ بنا سکتی ہے تو کیا پروسیجر ہوگا؟ ہاں، آج کل اس کو ایگزمپشن مل گیا ہے. والدہ اپنے بچے کا پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر سکتی ہے بشرطے کہ اس کو ایک حلف نامہ دینا پڑتا ہے جو افیڈیوٹ کے نام اس میں، اور حلف نامے میں وہ لکھنا ہے کہ وہی اس کی گارڈین ہے، کیئر ٹیکر ہے اور وہی ریسپانسبل رہیں گے. وہ حلف نامے میں وہ اگر لکھ کے دیں گے تو اس کو بے شک اس کو پاسپورٹ مل جائے گا. حلف نامے پر کسی کی دستخط وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے؟ نوٹری ہو، ایفیڈیوٹ نوٹری اٹیسٹس کرا کے دے سکتے ہیں. جی. اور فرسٹ کلاس مجسٹریٹ کی بھی سگنیچرز مانگتے ہیں ان حالات میں، تو یہ مجسٹریٹ جو عدالتوں میں ہوتے ہیں یہ مجسٹریٹ کی سائن ان کو لینا پڑتا ہے. فرسٹ کلاس مجسٹریٹ کی سائن ہو یا نوٹری ہو یا اٹیسٹڈ ایفیڈیوٹ کے حساب میں سبمٹ کر کے وہ پاسپورٹ آفس سے اپنا پاسپورٹ نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایسے بچے جو بغیر شادی کے بھی پیدا ہو جاتے ہیں ان کو لیجیٹیمیٹ ایلیجیٹیمیٹ کی یہاں پر ڈسکشن کرنے کی ہم کو گنجائش نہیں ہے، لیکن جیسا لیو ان ریلیشن شپ کی میں نے بات کی تھی، اگر اس وجہ سے بچے ہو رہے ہیں تو ان کو بھی اب پاسپورٹ بنانے کے لیے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں حالیہ پاسپورٹ ایکٹ کے انڈر میں. اور اگلا سوال منی کندن صاحب سے یہ ہوگا کہ بہت سارے بچے ہیں جو میجر بھی ہو جاتے ہیں اسٹڈیز کے لیے کہیں اور وہ رہتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی حیدرآباد دکن میں اس کا مکان ہے لیکن وہ ممبئی یا پھر دہلی یا پھر ہندوستان کے اور کوئی شہر میں تعلیم حاصل کر رہا ہو، تو ان حالات میں اس کو پاسپورٹ اپلائی کرنا ہوگا. تو
تو پھر وہ کہاں کرنا ہوگا؟ کیا اپنے نیٹو پلیس پہ کرنا ہوگا یا پھر وہ جہاں پڑھ رہا ہے وہاں پر بھی کر سکتا ہے؟ The student can apply passport in both the places, the place of domicile or the place where he is studying actually. He has to go to the nearest Passport Seva Kendra and submit his application where he is studying. For that purpose, he has to obtain a bona fide certificate or letter from the college or school where he is studying. That has to be enclosed along with the passport application. So if he is studying, suppose he is a native of Hyderabad and he is studying in Bangalore, so he can apply in Bangalore also by following this procedure. جی جی، تو دونوں طرف اپلائی کیا جا سکتا ہے. اس میں جیسا کہ صاحب نے فرمایا کہ جہاں آپ پڑھ رہے ہوں تو وہاں کا ابھی آپ پروف لگاتے تو بہتر ہوگا. میرا اگلا سوال ذبیح اللہ صاحب سے ہوگا کہ پاسپورٹ میں عموماً شادی سے پہلے اگر پاسپورٹ بنائے گئے ہوں تو ان میں اپنے اسپاؤس کا نام کس طریقے سے داخل کیا جا سکتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ کہیں طلاق وغیرہ ہوئی ہو تو ان حالات میں اس پاسپورٹ میں جو ایکس اسپاؤس ہے اس کا نام کس طریقے سے نکلوایا جا سکتا ہے. سب سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گا ذبیح اللہ صاحب سے کہ شادی کے بعد کس طریقے سے اسپاؤس کا نام داخل کروانا ہوتا ہے اپنے پاسپورٹ میں. شادی کے بعد میں ایک میرج سرٹیفکیٹ ایشو ہوتا ہے بچی کو، اور میرج سرٹیفکیٹ لگا کے واپس جو ہے اور ری ایشو کے لیے فارم سبمٹ کرنا پڑے گا، اور میرج سرٹیفکیٹ اٹیسٹڈ کرائیں اور اوریجنل آپ نے ساتھ میں لے جائیں پاسپورٹ آفس میں اور وہ شو کریں گے تو کاپی اور ڈاکومنٹس کے ساتھ میں تو وہ لوگ آپ کا میرج سرٹیفکیٹ میں آپ کا اسپاؤس کا نام ضرور ڈال دیں گے. اور ڈائیورس کا بھی اسی مناسب سے ڈائیورس بھی جو ہوتا ہے ڈائیورس سرٹیفکیٹ کے بعد میں ڈائیورس ہونے کے بعد ڈائیورس سرٹیفکیٹ ہو یا جوڈیشلی سپریٹ ہو رہے ہیں تو وہ جوڈیشلی سپریٹ ڈاکومنٹس لے جا کے پاسپورٹ آفس میں آپ بتا دیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ واپس جب آپ فارم فل اپ کریں گے تو یہ سب چینج آف نیم فل اپ کریں گے اور ڈائیورس کا تو چینج آف نیم نکال لیں گے اور پھر سپورٹنگ کے لیے اپنے ڈاکومنٹس لے جا کے پاسپورٹ آفس میں دیں گے تو ضرور آپ کا پاسپورٹ انشاءاللہ پروسیس ہو جائے گا. جی، میرج سرٹیفکیٹ اور ڈیورس سرٹیفکیٹ اگر عموماً جو ہے یہ کہاں سے اویلیبل لوگوں کو ہوتا ہے؟ میرج سرٹیفکیٹ جو مائنورٹیز ہوتا ہے تو یہ اپنے وقف بورڈ سے ہوتا ہے، مسلم مائنورٹی وقف بورڈ سے ہوتا ہے، یا نہیں تو جوڈیشری سے ہوتا ہے اگر وہ لوگ جوڈیشلی سپریٹ ہو رہے ڈائیورس ہو رہے ہیں. جی جی، اور ڈیورس کی ڈگری ڈائیورس ہوتا ہے لگا سکتے. اور اگر میرج سرٹیفکیٹ رجسٹر آف میرج سے کریں گے تو وہاں سے میرج سرٹیفکیٹ آپ کو وہاں سے ایشو ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو جب آپ اسپاؤس کا نام ڈلوانا چاہتے ہیں یا پھر نکلوانا چاہتے ہیں تو دونوں حالات میں آپ کو اگر ڈلوانا ہے تو میرج سرٹیفکیٹ ساتھ میں رکھنا ہے، اور اگر خدا نخواستہ ڈیورس ہو گیا ہے تو پھر ڈیورس سرٹیفکیٹ آپ کو ساتھ میں رکھنا ہے. ری ایشو دونوں حالات میں آپ کو اپلائی کرنا ہوگا آن لائن. میرا اگلا سوال منی کندن صاحب سے یہ ہوگا کہ اگر مان لیجیے سرٹیفکیٹ وہاں پر اویلیبل نہ ہو، یعنی بغیر کورٹ کے آرڈر کے سپریشن ہوا ہو، تو ان حالات میں پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ منی کندن صاحب سے میں درخواست کروں گا اس پر روشنی ڈالیں. If there is a separation by virtue of the court order, affidavit has to be sworn by the applicant of the passport in a prescribed annexure provided by the passport authorities. So, by submitting that declaration, the passport can be issued. ٹھیک ہے، اگلا سوال ذبیح اللہ صاحب سے یہ ہوگا کہ اگر کسی کے اوپر کرمنل کیس چل رہا ہو تو کیا ان حالات میں بھی پاسپورٹ ایشو ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تو اس کا کیا پروسیجر ہوگا؟ سب اگر کسی کے پاس کرمنل کیس چل بھی رہا ہے وہ عدالت سے رجوع ہوتا ہے ہو کے جو ہے وہ پرمیشن لیں گے عدالت سے، تو عدالت پرمیشن دیتی ہے، وہ پرمیشن لے جا کے آپ اپنا پاسپورٹ واپس فل اپ کر کے پھر پاسپورٹ آفس میں جا کے جو ہے اپنا جو عدالت سے جو پرمیشن ان کنڈیشنز پہ عدالت پاسپورٹ آفس میں بتا کے آپ پاسپورٹ نکال لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میرا اگلا سوال منی کندن صاحب سے یہ ہوگا کہ جس کسی کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا ہے تو وہ
ری ایشو کے لیے کتنے دن کے اندر اپلائی کر سکتا ہے؟ اگر زیادہ دن ہو گئے ہیں، مان لیجیے 3-4 سال بھی ہو گئے ہیں، تو ان حالات میں کیا پروسیجر ہے؟ Once the passport expires, the passport holder has to apply for a renewal of the passport, reissue of the passport within 3 years from the date of expiry. So in that case, there will not be any police verification. And suppose if he applies for a passport after the expiry of more than 3 years, then there will be a fresh police verification. جی، تو 3 سال تک کی اگر مدت ہو تو اس میں پولیس ویریفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، اگر اس سے زیادہ ہو جائے تو پولیس ویریفیکیشن. ذبیح صاحب، ری ایشو جب پاسپورٹ ہوتا ہے تو کتنے دن کے اندر پاسپورٹ مل رہا ہے آج کل؟ آج کل پاسپورٹ کا بہت ہی جلدی مل رہا تھا، بہت کوئک سروس ہو رہی ہے پاسپورٹ کی ایشو میں، جہاں تک میں سمجھوں گا. ہاں، جہاں سینئر سٹیزنس کو تو میں سمجھتا ہوں ود ان 1 ویک 10 ڈیز میں پاسپورٹ آ جا رہا ہے. جہاں پولیس ویریفیکیشن کا سوال ہے وہاں پہ ایک 1 ویک ٹائم زیادہ لگ رہا ہے آج کل. ری ایشو جو ہے اگر ایکسپائر ہونے کے بعد ری ایشو کے لیے کتنے دن کے اندر مل رہا ہے؟ بس وہی اتنا کچھ زیادہ فرق نہیں ہے، بس 1-2 دن کا فرق ہے، بٹ وہ بھی جلدی آ جا رہا ہے. 8-15 دن کے اندر میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ری ایشو پاسپورٹ بھی مل جا رہا ہے. تو یہ سب بینیفٹ بیکاز آف پاسپورٹ سیوا کیندر کے؟ ہاں، بیکاز آف پاسپورٹ سیوا کے اندر جو آن لائن سسٹم ہے وہاں پہ جو مینولی جو ٹوپوگرافیکل مسٹیک وغیرہ ہونے کا چانسز کم ہے، اور پاسپورٹ اسٹاف والوں کو بھی اس سے بہت کافی سہولت ہو جا رہی ہے. وہ خالی وہاں پہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، آلریڈی جو فارم فل اپ کر چکا ہے، خالی وہاں پہ وہ لوگ اوکے کرنے کے بعد میں جو ہو رہا ہے پاسپورٹ پہ وہ آٹومیٹک جنریٹ ہو جا رہا ہے پاسپورٹ. اور مائنر کا پاسپورٹ تک کافی 2 دن میں پاسپورٹ مائنر کا مل جا رہا ہے. ٹھیک ہے. میرا اگلا سوال منی کندن صاحب سے ہوگا کہ اگر پاسپورٹ کوئی لاسٹ ہو گیا ہے یا ڈیمیجڈ ہو گیا ہے، آپ کا گم گیا ہے پاسپورٹ، تو ان حالات میں کیا پروسیجر ہوگا؟ پہلے کیا کرنا ہوگا اور اس کے بعد پھر کیا ری ایشو کے لیے ہم کو اپلائی کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ صاحب اس پر روشنی ڈالیں. Suppose you have lost your passport, first thing you have to lodge a complaint with the police and immediately inform to the passport office. And you can also apply for reissue of the passport by submitting the application with the details of the earlier passport. جی، پاسپورٹ اگر گم جاتا ہے اور ہمارے پاس اس کے ڈیٹیلز نہیں ہے، ان حالات میں ذبیح اللہ صاحب بتائیں گے کہ ہم کو کیا کرنا ہوگا کہ جس کے پاس پاسپورٹ گم جاتا ہے اور اس کے پاس ایون زیروکس کاپی بھی نہ ہو، تو ان حالات میں کیا کرنا مناسب ہوگا؟ وہ اوریجنل پاسپورٹ آفس کو جا کے یا پاسپورٹ کیندر جا کے اپنے یہ چیز بتائیں کہ سر میرے پاس میں میری ڈیٹیلز نہیں ہے جو میں نے پاسپورٹ نکالی تھی. وہ پاسپورٹ کے اگر آپ کا نام وغیرہ ڈیٹیلز دیں گے اوریجنل سینٹر میں پاسپورٹ آفس کے، تو وہ لوگ شاید آپ کی مدد کر دیں گے اور آپ کو ڈیٹیلز دیں گے، پاسپورٹ نمبر وغیرہ دیں گے، اور وہ پاسپورٹ نمبر ڈیٹیلز لے کے آپ کنسرن پولیس اسٹیشن میں آپ درخواست دینا کہ میرا پاسپورٹ فلاں فلاں گم چکا ہے سر، اس لیے میرے کو ڈپلیکیٹ پاسپورٹ کے لیے میرے کو پرمیشن دیں گے. تو وہ لوگ ایک FIR کاپی آپ کو انٹیمیشن لیٹر دیں گے، وہ بیسڈ وہ لیٹر لے کے آپ واپس اپنے آن لائن فارم فل اپ کر کے پھر آپ پاسپورٹ نکال سکتے ہیں. جب پاسپورٹ گم جاتا ہے تو پھر کیا ری ایشو کرنا کے لیے اپلائی کرنا ہوگا یا پھر فریش پاسپورٹ؟ فریش فار ڈپلیکیٹ ہونا پڑتا سر. ٹھیک، فریش پاسپورٹ کے لیے آپ کو اپلائی کرنا ہوگا. ایک اہم سوال بھی ہے کہ لوگوں کی جو بکلیٹ دی جاتی ہے اس میں کچھ پیجز ہوتے ہیں. اگر بہت سارے لوگ زیادہ تر ٹریول کرتے ہیں تو ان حالات میں اگر وہ بکلیٹ بھر جانے کی نوبت آئے تو ان حالات میں پھر کیا اس میں کوئی الگ پیجز ایڈ کرے جاتے ہیں یا پھر کیا کرنا ہوگا؟ منی کندن صاحب اس پر روشنی ڈالیں. Once pages are exhausted, you have to apply for reissue of the passport. The passport will be issued for another 10 years validity period from the date of issuance. تو ری ایشو کے لیے ہی کرنا اپلائی کرنا پڑے گا. ٹھیک. اگلا سوال ذبیح اللہ صاحب سے میں کروں گا کہ ری ایشو کا جو ہے یا رینیول کا معاملہ جو ہے وہ پاسپورٹ رینیول ہونے کے بعد ہی اپلائی کیا جا سکتا ہے یا پھر اگر رینیول ہونے کے لیے 1-2 سال باقی ہوں تو اس سے پہلے بھی کیا اپلائی کر لیا جا سکتا ہے؟ پاسپورٹ جو ہے عموماً اپنی ضروریات کے حساب سے جو باہر جانا چاہ رہے ہیں کوئی، تو وہاں جانے کے بعد میں معلوم نہیں ان کو کہ بھائی وہاں پہ کیا پروسیجر ہوگا، تو وہ جانے والے جو ہے 1 سال پہلے ہی اپنا پاسپورٹ رینیو کرا سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے لیے وہی پروسیجر ہے
जो री इश्यू ऑफ पासपोर्ट जब एक्सपायर होने के बाद में हो या एक्सपायरी से पहले अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। तो साल 2 साल पहले भी अप्लाई री इशू के लिए किया जा सकता है? हाँ, अगर कोई आप चेंजेस हैं आपके उसमें कोई चेंजेस है या रेसिडेंशियल एड्रेस चेंज है, आप उसमें कुछ चेंजेस लाना चाह रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं, री इश्यू ऑफ पासपोर्ट आपको हो जाता है। ज़बीउल्लाह साहब ये बताएं कि जो बहुत सारे लोग किराए के घर में रहते हैं तो वो उमूमन घर चेंज करते रहते हैं, तो क्या हर वक्त उनको चेंज करवाना जरूरी है पासपोर्ट में एड्रेस? पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए 1 साल का मुद्दत जरूरी है, जो जहाँ पे भी वो रह रहे हैं 1 साल का उनको मुद्दत का रेसिडेंस सिस्टम उनको बताना चाहिए। और खाली वो बताना ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी उनको लगाना पड़ता है, नहीं तो पिछले 1 साल कहाँ पे हैं, पिछले 2 साल में कहाँ कौन सी जगह रह रहे थे, वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लगाएंगे तो उस बिना पे पुलिस वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में आपको पासपोर्ट इशू हो जाएगा। ठीक है। अब तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, उसकी वजह से प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है स्पेलिंग्स वगैरह में, लेकिन जैसा कि ज़बीउल्लाह साहब ने शुरुआत में अर्ज किया था कि जब एजेंट्स हजरात की हम मदद लिया करते थे तो उन वक्त स्पेलिंग मिस्टेक्स नामों में हो जाता था। अगर इस किस्म के मिस्टेक्स हो तो मणिकंदन साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि इसको सही करने का क्या तरीक़ेकार होगा, इस पर आप जरूर रोशनी डालें। If you find any mistakes in the passport as per the application submitted, you can immediately contact the passport officer for reissuance, correction of the mistakes corrupt in the passport actually. Here, this totally at the discretion of the passport officer that suppose you have submitted wrong information based on which the passport also contains wrong information, then the passport officer will impose a penalty on that. Suppose you have submitted the application with clear details, correct details, and there was a mistake corrupt in the passport due to the mistake of the authorities or printing mistake, definitely there will not be any charges and the corrections will be carried out. जी दोस्तों, आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं पासपोर्ट एक्ट 1967 पर। इससे मुतालिक आपके पास कोई भी सवालात हो तो जरूर तैयार रखिएगा। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तो ख़वातीन और हज़रात एक ही दरख्वास्त, आप कहीं जाइएगा मत, हम हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। अक़लियती उमूर का जिसे वजीर बनाया वो कहते हैं कि मुसलमान अक़लियत में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि मुसलमान अक़लियत। तो फिर अक़लियती उमूर के वजीर इस तरह का बयान क्यों देते हैं? उनका कहने का मकसद अलग है। आपकी पार्टी में भी कई लालची थे, इसका मतलब? लालची दुनिया में कहाँ नहीं होते हैं भाई। गगनदा मिश्री था वो बड़ा स्ट्रॉन्ग था और उसने दिल को ताड़ बनाया। ऊपर से लेके नीचे तक डिवीजन हो चुका है, उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनके खिलाफ गुस्सा और नफरत चारों तरफ फैला हुआ है। उर्दू को आज भी बहुत ही प्यार से देखा जाता है, उर्दू से लोग मोहब्बत करते हैं, उर्दू के लोग आज भी एहतराम करते हैं। कौन गैर मुस्लिम ऐसा है जो उसे छोड़ के, कौन सा मिनिस्टर ऐसा है जो उन इदारों को छोड़ के अपने पाठशालाओं में भेजता हो लोगों? जब भी मेरा मुकाबला हुआ है मैंने इस बात की कोशिश की है कि ऐसे अनासिर इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में ना आ पाएँ जो इसको सियासी अड्डा बनाने की कोशिश करें। तो उनका जो अभी एजेंडा है वो स्कूलों के निज़ाम में उर्दू तालीम की शमूलियत का है। सियासी कायद, मजहबी पेशवा या हो अदीबो दानिश्वर, सभी का होगा सवालात से मुहासरा। खास मुलाकात, देखिए हमारे साथ खास मुलाकात हर इतवार रात 9:30 बजे और जुमा दोपहर 2 बजे सिर्फ इन मुंसिफ टीवी। नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम का प्रोग्राम लीगल पॉइंट्स लाइव में खैर मकदम है। मैं हूं एतमाद, आपका मेजबान। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं पासपोर्ट एक्ट पर। इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में MRB मणिकंदन एडवोकेट साहब और ख्वाजा ज़बीउल्लाह एडवोकेट साहब मौजूद हैं। प्रोग्राम के दौरान आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ टेलीविजन स्क्रीन पर आपको फोन नंबर नजर आ रहे होंगे। मेरा अगला सवाल ख्वाजा ज़बीउल्लाह एडवोकेट साहब से ये होगा कि अगर पासपोर्ट में कोई डेट या फिर जहां आप रहते हो वो एड्रेस चेंज हो जाए तो इन हालात में क्या किया जा सकता है?
एड्रेस चेंज हो गया तो 1 साल की आपको मुद्दत चाहिए। वो 1 साल का जो आप स्टे बताना चाह रहे हैं तो पिछले 1 साल में कहाँ पे थे, अगर वो डिटेल्स आप दे देंगे तो आपके पासपोर्ट में इंशाल्लाह पासपोर्ट आपका फॉर्म प्रोसेस हो जाएगा। अगर चेंज ऑफ डेट का है, तो आप इसको चेंज ऑफ डेट के लिए आपको वापस जो पर्टिकुलर आपके पास में डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगा के आप अपना पासपोर्ट रीइश्यू के लिए अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बेस्ड ऑन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, if authenticated documents are there, if more than one proof you can produce, inshallah the process of application form will take place immediately. जी, तो ये चेंजेस अगर होते हैं प्लेसेस में तो वहाँ पर ये प्रोसीजर है। मेरा अगला सवाल बहुत अहम सवाल है जो मणिकंदन साहब से मैं पूछने जा रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कोई हिंदुस्तान का शहरी हो और वो किसी गैर मुल्क की शहरी से शादी करता हो, नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया से, तो इन हालात में जब पासपोर्ट का मामला आता है तो क्या कुछ होता है इसमें? मैं मणिकंदन साहब से दरख्वास्त करूंगा इस पर तफसीली रोशनी डालें। The spouse is of a foreign origin. If you want to apply for a passport, that application has to be supported by a marriage certificate issued by the Indian mission abroad in that particular country. जो एम्बेसी वहाँ पर होता है, इंडियन एम्बेसी, Indian mission or post or embassy that particular country, or the foreign government, the marriage certificate issued by the foreign government. आपको रोकते हुए कॉलर को शामिल कर लो, फिर इस पर जरूर हम गुफ्तगू करेंगे। हेलो हेलो जी, आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल खदीर है, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। जी खदीर साहब। सर, मेरा सवाल ये था कि अगर पासपोर्ट पे अपनी जो है बर्थ जो डेट है, पैदाइश, तारीख पैदाइश जो है, अगर वो गलत आ गई, सही ना हो, तो फिर उसका जो है करेक्शन कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये मेरा सवाल है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि अगर कोई बाहर के शहरी से, नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया से अगर शादी हो तो इन हालात में पासपोर्ट का क्या तरीकाकार होगा? जी मनी साहब। Yeah, that I was just telling about that application should be supported by the marriage certificate issued by the Indian mission or embassy abroad within whose jurisdiction the marriage took place, or the marriage certificate issued by the foreign government duly attested by the Indian mission there, or the High Commission or embassy or consulate of that particular country situated in the India, or the certificate issued by the Indian authorities like register of marriages. जी, अगर हिंदुस्तान में शादी होती है तो फिर यहाँ के सर्टिफिकेट में लगा सकते हैं। जी, or the marriage certificate issued by the High Commission, embassy or consulate of that particular country in India. ठीक है, उनका भी कमीशन से हम हासिल कर सकते हैं। खदीर साहब ने हैदराबाद से कॉल किया था, ये जानना चाहते हैं, मैं सवाल ज़बीउल्लाह साहब से पूछना चाहूँगा कि अगर डेट ऑफ बर्थ में उमूमन ये होता है कि डेट ऑफ बर्थ में अगर फ़र्क आ जाए, एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ और पासपोर्ट पर जो मेंशन किया जाता है, तो इन हालात में क्या प्रोसीजर होगा कि उसको किस तरीके से चेंज किया जा सकता है? क्या कोई तरीक़ेकार है? तो जनरली जो होता है पासपोर्ट के जब डेट ऑफ बर्थ का जो मामला करेक्शन का मामला आता है तो जब रिन्यूअल के टाइम पे मामला आता है, अगर वो जो मामला होता है पहले अगर जो पासपोर्ट जो इश्यू किए हुए हैं, मैनुअली इश्यू किए हुए हैं, मैनुअली हाथ से लिखे हुए पासपोर्ट आपको दिए हुए हैं आप तकरीबन 15-20 साल पहले, अभी जो है आप वो मैनुअली का अब मसला नहीं रहा, अब आपको कंप्यूटराइज्ड जनरेटेड पासपोर्ट मिल रहा है। अब आपको क्या करना है, अपने जो डॉक्यूमेंट्स है जो सही बर्थ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के हैं, वो 1 से 2 सर्टिफिकेट्स जो हैं उसको एज एविडेंस आप ले आके उसको लगा के अगर आप वापस री इश्यू के लिए अपना पासपोर्ट डालेंगे तो अगर कंप्यूटराइज पासपोर्ट आपको इंशाल्लाह बेस्ड ऑन दैट दो डॉक्यूमेंट पे आपको मिल जाएगा। अगर उस पर नहीं होता है तो आप एक डिक्लेरेटरी ऑर्डर के हाथ से जुडिशरी से आप लेना पड़ेगा, हाँ कोर्ट से रुजू होना पड़ेगा, फिर डिक्लेरेटरी ऑर्डर ले लेके फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से फिर आप अपने पासपोर्ट के लिए करेक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, मैं अगला सवाल मनी साहब से पूछना चाहूँगा कि अगर कोई अर्जेंसी ऑफ मैटर हो, लोग जल्दी ट्रैवल करना चाहते हों, तो इन हालात में क्या पासपोर्ट जल्द से जल्द मिल सकता है? क्या किया जा सकता है इस सर्कमस्टेंसेस में? In case of urgency, you need to apply the passport under Tatkal scheme. जी, In the Tatkal scheme, you will be charged
rupees 1,500 in addition to the normal charges for the normal passport. Along with that, you will have to submit some additional documents and a verification certificate as per Annexure F and also an affidavit as per Annexure I. जी, ये जो annexures है, in Tatkal scheme, the police verification will be conducted after issuance of the passport. ठीक है, ये जो annexures का जो जिक्र हो रहा है वो ऑनलाइन मिल जाएंगे? ऑनलाइन मिल जाएंगे आप. ठीक है. जो एफिडेविट्स जो लगाए जाते हैं वो भी आपको वेबसाइट पर अवेलेबल है. इनको आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, उसको फिलअप करिएगा, और अगर उस पर किसी की दस्तखत चाहिए वेरिफिकेशन के लिए, अटेस्टेशन के लिए, तो उस पर लिखा होता है कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या स्पेशल मजिस्ट्रेट, उनके वहाँ पर दस्तखत आपको लेने होते हैं और फिर वो लेकर के आप इनको सबमिट कर सकते हैं. फिर अगला सवाल ज़बीउल्लाह साहब से ये होगा कि नॉर्मल कंडीशन में जो अप्लाई किया जाता है जनरल पासपोर्ट के लिए, वो अप्लाई कर दिया गया है और हालात कुछ ऐसे हो गए कि जल्द से जल्द वो बाहर जाना चाह रहे हों, वीज़ा आ गया है या वीज़ा का डेट एक्सपायर होने जा रहा है, तो इन हालात में क्या जो जनरल पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया गया उसको तत्काल में कन्वर्ट किया जा सकता है? हाँ, जो नॉर्मल जो एप्लीकेशन आप सबमिट कर रहे हैं और आपकी ज़रूरत के हिसाब से अगर आप तत्काल में उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो आपकी जो अवेलेबल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो पासपोर्ट पे वीज़े के लिए वीज़ा जो आपको आ चुका है, वो वीज़ा वगैरह कॉपी ले लेके आप पासपोर्ट ऑफिस में जाके उसको वहाँ बताएंगे और कहेंगे कि भाई मैं इसको तत्काल में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो वो आपको ज़रूर इंशाल्लाह तत्काल में कन्वर्ट करके आपको पासपोर्ट इशू करने की जरूर कोशिश करेंगे. तत्काल में ज़बीउल्लाह साहब कितनी जल्दी मिल सकता है पासपोर्ट? तत्काल में साहब उसके तत्काल में जैसे आप साहब बोले हैं मणिकंदन साहब, उसमें पुलिस वेरिफिकेशन बाद में होता है और जल्द ज़्यादा नहीं है, हफ्ते भर के अंदर में इंशाल्लाह पासपोर्ट इशू हो जाता है. उसमें हमको साथ में जो वीज़ा वगैरह है उसके डॉक्यूमेंट कॉपी ओरिजिनल प्लस उसकी एक ज़ेरॉक्स कॉपी वहाँ पे आप पासपोर्ट ऑफिस में ले आना जरूरी है. बगैर इमरजेंसी क्या है वो बताना जरूरी है? जरूरी है, बगैर इमरजेंसी के आपको तत्काल मुश्किल है. ठीक है. बाज़ सवालात भी हमें उसूल हुए हैं ईमेल वगैरह के जानिब से. मैं एक सवाल करता चलूँ मणिकंदन साहब को कि इनका पासपोर्ट है, इसमें ECR का मसला, इमिग्रेशन क्लियरेंस रिक्वायर्ड, ये क्या चीज़ होती है? इमिग्रेशन क्लियरेंस रिक्वायर्ड, इस पर मनी साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा रोशनी डालें. The immigration clearance certificate will be issued by Protector of Immigrants, government officer. This is required for the person who is going on employment to foreign countries. There are a list of countries prescribed in the website, in the passport guidelines, where this immigration clearance system certificate is required to be obtained. That is 18 countries in total. So that is there, that is listed out in the guidelines and the website also. If you don't get that immigration to any one of these countries, you will be stopped at the point of exit by the authorities. तो ये ECR का मसला था. मैं ज़बीउल्लाह साहब से अगला सवाल ये करना चाहूँगा जो अहम सवाल है कि 1989 के बाद जो भी लोग पैदा हुए हैं इनको बर्थ सर्टिफिकेट लाना लाजमी है. इस पर रोशनी डालने की ये क्या है और बर्थ सर्टिफिकेट कैसे हासिल किया जा सकता है? जल्दी से इस पर रोशनी डालें, वक्त की बहुत कमी. तो 1989 के बाद में एक मैंडेटरी रूल है पासपोर्ट का कि बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी है म्यूनसिपल डिपार्टमेंट से लाना, तो पासपोर्ट के लिए. और उस बर्थ सर्टिफिकेट आपको आसानी से म्यूनसिपल ऑफिस में मिल जाता है. वहाँ पे उसका एक फॉर्म होता है, फॉर्म भरने के बाद में और उसके जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उसके इनक्लोजर्स जो होते हैं वो आप इनक्लोज करके अपना बर्थ सर्टिफिकेट निकालेंगे. बर्थ सर्टिफिकेट निकालने के बाद में वो बेस्ड ऑन दैट बर्थ सर्टिफिकेट 1989 के बाद में जो भी पासपोर्ट अप्लाई करेंगे बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी उसको अटैच लगाना जरूरी है. साहब अगर किसी ने बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया ही ना हो, वहाँ पे दर्ज नहीं करवाया हो म्यूनसिपल में नाम, तो इन हालात में कोई इनको रेमेडी है? और वहाँ पे एक प्रोसीजर है, जो बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई नहीं करे हैं लोग, 8 साल हो गया, बच्चा 10 साल हो गया, 15 साल, तो 15 साल तक जो अप्लाई नहीं करे हैं तो वो 31 दिसंबर 2014 लास्ट डेट है उनके लिए. वो आप जाके म्यूनसिपल में अपना डिटेल्स दे के अपना बर्थ इनरोल करा सकते हैं. करा के जो है वो पासपोर्ट बर्थ सर्टिफिकेट ले लेके पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की अगर बात करें तो ये इनको मौका दिया गया है। हाँ, एक पर्टिकुलर जियो इशू हुआ है 2013 नवंबर में। वो जियो ने ये कहा है कि 15 साल तक के लोग बच्चे जो हैं वो लोग बर्थ लास्ट 15 ईयर्स जो पैदा हुए हैं, लास्ट 15 ईयर जो अपना बर्थ सर्टिफिकेट में इनरोल नहीं करे हैं वो इनरोल करके अपने बर्थ सर्टिफिकेट लेके पासपोर्ट निकाल सकते हैं। ठीक। तो दोस्तों, जैसा कि ज़बीउल्लाह साहब ने फरमाया है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो हजरात रहते हैं उनके लिए अगर उन्होंने दर्ज नहीं करवाया अपना नाम म्युनिसिपल में तो एक मौका दिया गया है इस जियो के तहत। उसकी आखिरी डेट है 31 दिसंबर 2014। जी, 31 दिसंबर 2014 तक आप अप्लाई कर लीजिएगा। आपका नाम वहाँ पे फिर से दर्ज कराने का मौका दिया गया है। उस जियो के तहत आप जरूर दर्ज करवा लें, बेहतर होगा। बेशक नाज़रीन, कई सवालात आपके जहन में होंगे, उसके ज़्यादा जवाब मेरे लीगल एक्सपर्ट के पास भी मौजूद हैं, लेकिन मुझे वक्त इसकी इजाज़त नहीं दे रहा कि मज़ीद मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊँ। इस उम्मीद के साथ कि कल के प्रोग्राम में हम एक नए उन्वान पर गुफ्तगू करेंगे। कल का उन्वान आप नोट कर लें। कल हम गुफ्तगू करेंगे शहीद शेख मुस्तफ़ा उद्दीन पर। इनको शहीद कर दिया गया था हाल ही में हैदराबाद दक्कन में। इन पर इन्होंने डाइंग डिक्लेरेशन दिया था कि इनको जो जला दिया गया था वो किसी 2 मिलिट्री पर्सन्स ने इनको जलाया है। क्या कुछ इन मामलात में नए चीज़ें उभर कर आई है, इन्वेस्टिगेशन का क्या मामला हो रहा है, इन तमाम चीज़ों पर और नुकात पर हम कल गुफ्तगू करेंगे। खासकर इन शहीद साहब पर हम ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं। आप ज़रूर इस प्रोग्राम को देखिएगा और इससे मुताल्लिक़ कोई सवालात हो तो ज़रूर तैयार रखिएगा। मुझ पर वाजिब है कि हमारे दोनों लीगल एक्सपर्ट्स का मैं शुक्रिया अदा करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आप दोनों हमारे प्रोग्राम में आए। मज़ीद और दूसरे उन्वानात पर भी हम आपको फ्यूचर में तकलीफ देते रहेंगे। क़वानीन पर गुफ्तगू ज़रूर हम करते रहेंगे, आप लोग हमारा साथ दीजिएगा। दोस्तों, इस उन्वान के साथ कि कल हम गुफ्तगू करेंगे शहीद शेख मुस्तफ़ा उद्दीन के जो मामला हुआ है यहाँ पर हैदराबाद दक्कन में, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे लीगल एक्सपर्ट्स के साथ। तब तक के लिए लीगल पॉइंट्स लाइव की पूरी टीम को एतमाद के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।